2013 में जाना पड़ेगा। वहां से असल में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये स्टार्ट होता है। इसके पीछे रीजंस मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं विद 2013। एक्चुअली यूक्रेन की सबसे पहली तो मैं आपको ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस बताता चलूं कि ये एक वो मुल्क है जो फैसिलिटेट करता है रशिया और यूरोप की एनर्जी ट्रेड को। यूरोप जितनी भी एनर्जी सप्लाई करता है थ्रू गैस पाइपलाइंस यूरोपियन ममालिक को, वो यूक्रेन से गुजरती है। और यूक्रेन एक टाइम पर रशिया का हिस्सा था। यूक्रेन में आज भी रशिया का कल्चर, रशियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आज भी पाया जाता है, बावजूद इसके कि वो 1991 में आजाद हो गया था सोवियत यूनियन से। 2013 में यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को ऑफर किया कि आप हमारा हिस्सा बन जाए। तो उस टाइम पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था प्यूटन साहब का। तो विक्टर यानुकोविच को जब बुलाया गया यूरोपियन यूनियन में, तो उन्होंने वहां जाकर यूरोपियन यूनियन के साथ एक मुआहदा साइन कर लिया, जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट, जिसका मकसद था कि यूक्रेन आने वाले कुछ चंद दिनों में या महीनों में या सालों में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाएगा। जब यानुकोविच साहब वापस आए ये एग्रीमेंट साइन करके, तो प्यूटन ने उन्हें कहा कि आपको ये एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए था और आप यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो विक्टर यानुकोविच उस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर गए और वो अपनी बात से पीछे हट गए कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं मिलेंगे। तो हुआ ये कि यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, इस पर्सपेक्टिव से कि यूक्रेन के लोगों ने कहा कि अगर हम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलते हैं तो हमारे मुल्क में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, हमें एक डिफेंस मिल जाएगा, तो आपने क्यों इससे विड्रॉ किया है। तो वो प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कि विक्टर यानुकोविच को अपनी गवर्नमेंट और मुल्क छोड़कर रशिया एग्जाइल पे जाना पड़ा। और ये जो प्रोटेस्ट थे इन्हें कहा जाता है यूरोमेडन प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट एक तरह का यूक्रेन में रेवोल्यूशन था, जो कहा जाता है कि इसको अमेरिका ने बैक किया था। और इस 2013 यूरोमेडन प्रोटेस्ट के बाद यूक्रेन के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट आई और जो उस टाइम पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने उनका नाम था पेट्रो पोरोशेंको। पेट्रो पोरोशेंको दरअसल प्रो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। जैसे ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने अनाउंस किया कि आज के बाद हम पहली चीज न सिर्फ यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनेंगे बल्कि नेटो का भी हिस्सा बनेंगे। तो जब रशिया को इस बात का पता चला तो रशिया ने यूक्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है जिसे क्रीमिया कहा जाता है। क्रीमिया की इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक छोटी सी टेरिटरी है, लेकिन इसको एक डीप सी पोर्ट लगता है जिसका नाम है सेवेस्टोपोल। और वो डीप सी पोर्ट रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया को उस डीप सी पोर्ट के थ्रू एक एक्सेस मिलती है मेडिटेरेनियन रीजन में और फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से अटलांटिक ओशन में। तो रशिया ने 2014 में क्रीमिया को इन्वेड कर लिया और क्रीमिया के अंदर एक रेफरेंडम करवाया गया जिसमें लोगों ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं बल्कि हम रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। तो यहां से असल में स्टार्ट होता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट with the invasion of Crimea in 2014। आगे मैं ब्रीफली बात करूंगा कि ये क्रीमिया को इन्वेड करने के साथ साथ रशिया ने ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर एक रीजन है जिसे डॉनबस रीजन कहा जाता है और इसके दो हिस्से हैं, एक का नाम है लुहांस्क और एक का नाम है डोनेट्स्क। रशिया ने न सिर्फ क्रीमिया को इन्वेड किया बल्कि अपने नॉन स्टेट मिलिशियास को इन्फिल्ट्रेट किया इन ईस्टर्न यूक्रेन रीजन और वहां से यूक्रेन के अंदर डायरेक्ट इंटरवेंशन हमें नजर आती है रशिया की। इस मसले को हल करने के लिए बेलारस के अंदर मिन्स्क में 2014 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें रशिया था, यूक्रेन था, फ्रांस और जर्मनी थे। ये चार ममालिक थे। फ्रांस और जर्मनी रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप को, जो कि 57 मुल्क जिसके अंदर पाए जाते हैं। ये एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में ये कोशिश की गई कि हम इन दोनों ममालिक के दरमियान कन्फ्रंटेशन को किसी हद तक कम करें।
और 2014 में मिन्स्क एग्रीमेंट किसी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन 2015 में फिर हालात खराब हो गए और फिर 2015 में दोबारा मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ जिसे मिन्स्क 2 कहते हैं, जिसका मकसद था कि इन दोनों ममालिक के दरमियान इस कन्फ्रंटेशन को रोका जा सके। और उसके बाद हम 2022 तक देखते हैं कि हालात किसी हद तक बेहतर रहते हैं और 2022 में दोबारा यूक्रेन ये कोशिश करता है कि हमें नेटो और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना लिया जाए। तो फिर ऑफिशियली रशिया अपनी फौजें उतारता है फरवरी में 2022 में, और वहां से आज तक जो है ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता आ रहा है। तो ये एक ओवरव्यू था, एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू था इसका दोनों ममालिक के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स का जो अभी तक मामला था।